वेलकम टू एग्ज़ाम कैप्सूल। आज हम लोग देखने जा रहे हैं एनसीईआरटी क्लास 6 का हिस्ट्री का फर्स्ट चैप्टर, जो कि हमारे लिए ऑल एग्ज़ाम्स के पॉइंट ऑफ व्यू से एंड सीटेट के पेपर 2 में जो एसएसटी का पार्ट होता है 60 नंबर का, उसके लिए ये वेरी इंपॉर्टेंट होने वाला है। तो इसको आप लोग ज़रूर देखें, क्योंकि ये शॉर्ट नोट्स हैं एनसीईआरटी के बुक का। हर एक जो इम्पोर्टेंट पॉइंट्स है उसमें का निकाल करके इसको बनाया गया है, जो आपके समय को बचाएगा और आपके पास एक और ऑथेंटिक डेटा उपलब्ध कराएगा। ठीक है, तो चलिए हम इसको स्टार्ट करते हैं। जिसमें हमारा फर्स्ट चैप्टर क्या है देखिएगा, एनसीईआरटी के बुक में भी यही है कि क्या, कहाँ, कैसे और कब। पहला चैप्टर है इतिहास का, हिस्ट्री का, क्या, कहाँ, कैसे और कब, जिसको हम लोग आज देखने वाले हैं। तो इसमें हमारा पहला पॉइंट्स आता है कि इतिहास होता क्या है, इतिहास कहते किसको हैं, तो इतिहास किसको कहा जाता है। तो देखिए लिखा हुआ है कि इतिहास घटनाओं का कालानुक्रमिक लेखा जोखा है। मतलब इतिहास क्या है, तो जो भी घटनाएं, जो भी वास्तविक घटनाएं घटित हुई थी, वो कालक्रम के अनुसार पूरा लेखा जोखा उनका वर्णित होता है। उनका काल के हर एक समय के अनुसार कब किस समय में क्या घटित हुआ, उसका प्रमाण हमको मिलता है, वही है इतिहास। जैसा कि वे अतीत में घटी थी, जिस तरह से वह अतीत में घटित थी वास्तविक रूप में, उसी वास्तविकता के साथ उसका लेखा जोखा दिखाना ही क्या कहलाता है, इतिहास कहलाता है। ठीक है, अब जानते हैं हम लोग कि हमें इतिहास का अध्ययन करना क्यों चाहिए। तो देखते हैं क्यों करना चाहिए। तो हमें इतिहास का अध्ययन करना चाहिए क्योंकि यह हमारे अतीत के बारे में बताता है। बिल्कुल सही बात है। इतिहास से हम पढ़ करके ही तो अपने अतीत के बारे में जानते हैं कि हमारे जो पीछे बीता हुआ समय है उसमें क्या चीज़ें कैसे घटित हुई थी, कहाँ से शुरुआत हुआ था। तो ये हमें किससे पता चलेगा, इतिहास से। यह हमें हमारी प्राचीन संस्कृति और जीवन शैली के बारे में समझ प्रदान करता है। प्राचीन संस्कृति, ये तो प्राचीन संस्कृति का मतलब ही इतिहास से है। तो प्राचीन संस्कृति कैसी थी, उस समय लोगों की जीवन शैली कैसी थी, ये समझने के लिए हमको जो है इतिहास का अध्ययन करना पड़ेगा। तीसरा पॉइंट है कि यदि यह हमें वर्तमान दुनिया की समस्याओं को हल करने में मदद करता है। देखिए वर्तमान की समस्या को हल करने के लिए इतिहास कैसे मदद करेगा, क्योंकि कहीं ना कहीं वो समस्या पहले भी आई होगी, उसका निवारण भी हुआ होगा, उसी से रिलेटेड हम आज की समस्या को भी हल कर सकते हैं, सुलझा सकते हैं। ठीक है, नेक्स्ट हम लोग पॉइंट देखते हैं, दिया हुआ है। हम लोग देख चुके हैं कि इतिहास क्या है, इसका अध्ययन क्यों करना है और इसकी सीमा क्या है। इतिहास की समय सीमा का निर्धारण कैसे हुआ, ये जानेंगे हम सभी। तो इतिहास बेहतर समझ के लिए काल क्रमानुक्रमिक अनुक्रम का उपयोग है। ठीक है, तो इतिहास क्या है, इतिहास की समय सीमा कि इतिहास बेहतर समझ के लिए कालानुक्रमिक अनुक्रम का उपयोग करते हैं। ठीक है, इतिहासकार जो हैं, क्योंकि किसी भी चीज़ को, किसी भी सब्जेक्ट को हम लोग पढ़ते हैं, अगर उसको हम क्रम अनुसार न पढ़ें, क्रमवार न पढ़े, तो उस हमारे लिए बहुत ही दिक्कत हो जाएगी, नहीं समझ में आएगा। उसी तरह इतिहास भी है, अगर उसको हम कालक्रम के अनुसार से न समझे तो कभी समझ ही नहीं आएगा। तो इतिहासकार क्या किए कि उसको बेहतर तरीके से समझने के लिए उसको कालक्रम के अनुसार उसको उपयोगिता उसका बताने लगे। जैसे ईसा मसीह का जन्म वर्ष 0 के रूप में लिया गया है। हम लोग सभी लोग जानते हैं ईसा मसीह के जन्म से ही शुरू होता है हमारा जो है समय। तो ईसा मसीह का जन्म वर्ष 0 मान करके वहीं से हमारा जो है समय सीमा का निर्धारण कर दिया गया। ठीक है, नेक्स्ट पॉइंट देखिए कि क्राइस्ट से पहले की किसी भी घटना को बिफोर क्राइस्ट कहा जाता है। यहाँ पे ईसा मसीह से जो पहले का जो घटना था उसको क्या कहा गया, बिफोर क्राइस्ट, बीसी कहा जाता था, जो ईसा मसीह के जन्म से पहले की घटना थी। और वही यीशु के जन्म के बाद की किसी भी घटना को एनो डोमिनी कहा गया। याद रखिएगा, ईसा मसीह के जन्म के पहले की घटना को बीसी, बिफोर क्राइस्ट, और ईसा मसीह के जन्म के बाद की घटना को एनो डोमिनी
AD कहा जाता था। ठीक है, तो यही है सीमा निर्धारण। इतिहास का सीमा निर्धारण कहाँ से हुआ? तो ईसा मसीह के समय को शून्य मान करके इस प्रारंभ हुआ। ठीक है, तो इसका हम लोग थर्ड पॉइंट देखते हैं समय सीमा निर्धारण का, कि इतिहास की समय सीमा रेखा को 3 चरणों में विभाजित किया गया। किसमें? प्रागैतिहासिक, प्रोटो ऐतिहासिक और इतिहास, यही 3 पॉइंट है। तो हम लोगों ने सीमा निर्धारण किस तरह से किया गया है? तो ईसा मसीह के जन्म को 0 मान करके, शून्य मान करके वहीं से शुरू कर दिया गया। उनसे पहले की जो समय था उसको बिफोर क्राइस्ट नाम दिया गया, और ईसा मसीह के जन्म के बाद का जो समय था उसको एन्नो डोमिनी नाम दिया गया। अब आते हैं हम लोग कि लोग कहाँ रहते थे। इतिहास पढ़ते हैं तो इतिहास में जो पीछे के समय में लोग सबसे पहले कहाँ निवास करते थे, रहते कहाँ थे? तो लोग नदी घाटियों के पास रहते थे। ऐसा इसलिए था क्योंकि नदियों ने सभी उद्देश्यों के लिए पानी उपलब्ध कराया था। ठीक है, पहले के लोग क्यों नदी घाटी में रहते थे? क्योंकि उनकी ज़रूरत के जो उद्देश्य थे, पानी उपलब्ध था उनके लिए, तो इसलिए वह नदियों के आसपास रहते थे, घाटियों के आसपास रहते थे, ताकि उनकी ज़रूरत के सामान जो है आसानी से उपलब्ध हो सके। दूसरा पॉइंट है, उत्तर पश्चिम में सुलेमान और किरतार पहाड़ियों के पास जीवन के निशान पाए गए। ये आप लोग हिस्ट्री के बुक में भी देखेंगे इस पॉइंट को। सुलेमान और किरतर की पहाड़ी जो आपके पाकिस्तान के साइड दिखाया गया है मानचित्र पे, उत्तर पश्चिम दिया भी है, में सुलेमान और किरतार की पहाड़ियाँ हैं। वहीं पर सबसे पहले जीवन देखा गया था। याद रखिएगा, हिस्ट्री का ये जो NCERT का है, तो NCERT का लाइन से ही सीटेट में क्वेश्चंस बनते हैं। तो याद रखिएगा पूरा लाइन ही, कि उत्तर पश्चिम में सुलेमान और किरतार पहाड़ियों के पास जीवन के निशान पाए गए हैं। ठीक है, नेक्स्ट पॉइंट देखिए इसमें, कि जीवन के निशान गंगा के किनारे भी मौजूद थे। मगध, काशी, वज्जी आदि महाजनपद 250 वर्ष पूर्व फले फूले थे। ठीक है, तो सबसे पहले तो यहाँ किरतार की पहाड़ियों में दिखा, जीवन का निशान पाए गए, लेकिन गंगा के किनारे भी जीवन मौजूद था, लोग थे। मगध, काशी, वज्जी ये सब महाजनपद जो है 2,500 वर्ष पूर्व फले फूले थे। तो ये सब जो है पता चलता है इससे कि लोग रहते थे, निवास करते थे। अब देखिए फोर्थ पॉइंट है कि हिमालय पर्वत ने सदियों से भारत और मध्य एशिया के बीच प्राकृतिक अवरोध का काम किया। देखिए मध्य एशिया और भारत के बीच में कौन सा आ जाता है? तो हिमालय पर्वत आता है। यही जो हिमालय पर्वत है दोनों के बीच में एक अवरोध का काम किया है, प्राकृतिक अवरोध का काम किया है। तो कौन? हिमालय पर्वत। ठीक है, अब देखते हैं हम लोग कि भारत नाम कैसे उत्पन्न हुआ, कैसे व्युत्पन्न हुआ, कैसे व्युत्पत्ति हुआ भारत के नाम का, वो जानेंगे। तो ये देखिए दिया है कि हमारे देश को भारत जो है भारत कहा जाता था। तो ये देखते हैं कैसे। तो भारत का प्रयोग उत्तर भारत के लोगों द्वारा संस्कृत रचना ऋग्वेद में किया गया था। ठीक है, यहाँ पे भरत होना चाहिए, भरत पहले था। तो भारत में जो ऋग्वेद में किया गया था सबसे पहले उत्तर भारत के लोगों द्वारा संस्कृत रचना ऋग्वेद में, भारत शब्द यहीं से लिया गया था। ठीक है, तो थर्ड पॉइंट देखिए कि सिंधु शब्द की जड़ें सिंधु नदी से निकलती हैं, जिसे संस्कृत में सिंधु कहा जाता था। तो ये जो सिंधु घाटी था वहीं से लोग जो पहले ईरानी जो थे वो सिंधु नदी के जो किनारे आसपास थे वहाँ वो सिंधु न कह करके उसको हिंदू कहते थे, और हिंदू से ही धीरे धीरे जो है हिंदुस्तान बन गया। मध्यकाल में आते आते उसको हिंदुस्तान कहा जाने लगा और फिर वही इंडिया कहे जाने लगा। तो कहीं ना कहीं भारत का नाम ऐसे ही पड़ा। अब हम लोग जानते हैं हम अतीत के बारे में कैसे जानते हैं। ठीक है, पॉइंट ये है, NCERT के एक हेडिंग है कि हम अतीत के बारे में कैसे जानते हैं, तो किस प्रकार से जाने कि हमारे अतीत में क्या घटित हुआ था। तो पूरा तात्विद और इतिहासकार हमें अतीत के बारे में बताने के लिए कई स्रोतों का अध्ययन करते हैं। क्यों? कौन कौन? पूरा तात्विद होते हैं जो चीज़ों को खोजते हैं कहाँ पे क्या चीज़ पाया जाता है, और एक इतिहासकार होते हैं जो अपने किसी न किसी समय इतिहास को लिखे रहते हैं। और इन्हीं दोनों को पढ़ करके इनके स्रोतों से हमको पता चलता है कि अतीत में क्या था, अतीत के बारे में क्या होता था।
तो इसमें देखिए दो स्रोत हैं, कौन कौन अतीत को जानने के लिए, एक पुरातात्विक और एक साहित्यिक। साहित्यिक रचनाएं जो मिलती हैं उसमें और पुरातात्विदों द्वारा जो खोजा गया है उसके द्वारा हम अतीत को जानने का प्रयास करते हैं। नेक्स्ट पॉइंट है कि पुरातत्व स्थलों की खुदाई और भौतिक अवशेषों के विश्लेषण के माध्यम से मानव इतिहास और प्रागैतिहासिक का अध्ययन। अब देखिए कैसे कैसे हम लोग अतीत के बारे में जाने, तो पहले तो पुरातत्व स्थल जो भी था उसको खुदाई हुई जिससे भौतिक अवशेष प्राप्त हुए। जब भौतिक अवशेष प्राप्त हुए तो उस पर विश्लेषण चला कि कहाँ पे कैसे क्या चीज़ रहा होगा तो ये मिला है, ऐसे सारे उस पर विश्लेषण हुए और उसी विश्लेषण के माध्यम से मानव इतिहास और प्रागैतिहासिक का अध्ययन किया गया। ठीक है, कौन सी खुदाई हुई, वहाँ से कौन क्या अवशेष मिले, उसके बारे में जानकारी इकट्ठा करते करते हम लोग सभी अतीत के बारे में जाने, इतिहास के बारे में अध्ययन किए। ठीक है, नेक्स्ट पॉइंट दिया हुआ है कि पुरातात्विक स्मारकों, कलाकृतियों, शिलालेखों और सिक्कों जैसे स्रोतों का उपयोग करते थे। तो पुरातात्विद क्या खोजे थे, पुराने स्मारक जो थे, कलाकृतियाँ जो थी, शिलालेख जो थे, पहले के समय के जो सिक्के थे, यही स्रोत बने इतिहास को जानने का। जब ये चीज़ें हैं तो लोग भी होंगे, हर एक सुविधाएं भी उनको जो चाहिए थी वो अपना सुविधा का भी निर्माण किए होंगे। यही पुरातात्विदों के द्वारा स्मारक, कलाकृति, शिलालेख, सिक्के आदि जो है उनके स्रोत हुए, किसको जानने की, तो अतीत के बारे में जानने का स्रोत बना। ठीक है, नेक्स्ट पॉइंट देखते हैं कि हस्तलिखित या अतीत का कोई अन्य लिखित अभिलेख साहित्य स्रोत के रूप में जाना जाता है, जिसको हम लोग पांडुलिपि के नाम से भी जानते हैं। तो वही है, हस्तलिखित पांडुलिपियाँ भी मिली और अन्य तरह के अभिलेख भी मिले जो शिलालेखों पे गढ़वाए गए थे। ये जो है साहित्यिक स्रोत बने अतीत को जानने का। नेक्स्ट दिया है कि साहित्यिक स्रोतों में दो प्रकार के साहित्य शामिल है, कौन कौन, एक धार्मिक साहित्य और एक धर्मनिरपेक्ष साहित्य। दो तरह के साहित्य मिले, एक धर्म से रिलेटेड जहाँ पे धार्मिक चीज़ें पाई गई होंगी, एक जगह पे जहाँ पे धर्मनिरपेक्ष साहित्य मिला होगा। तो यही दोनों जो है ये बताता होगा कि यहाँ जो है हमारा अतीत में भी जैसे आज भी धर्मनिरपेक्ष है, अनेक धर्म है, अनेक तरह के लोग हैं, उसी तरह पहले भी लोग अलग अलग धर्म को मानते थे, अलग अलग साहित्य में थे, अलग अलग भाषा रही होगी, ये सब चीज़ें यहीं से पता चलता। ठीक है, तो हम लोग जान चुके हैं कि हमारे अतीत के बारे में कैसे जानते हैं हम, तो पुरातात्विक तरीके से, साहित्यिक तरीके से, सिक्के, शिलालेख, जो भी चीज़ें पुरातात्विकों के द्वारा खोजा गया उन्हीं से हम अतीत के बारे में जो है कल्पना कर पाते हैं। ठीक है, अब हम लोग देखते हैं कि इतिहास के स्रोतों का अध्ययन क्यों किया गया, आखिर में किया क्यों गया। तो हम जानते हैं कि इतिहास का अध्ययन क्यों किया गया। तो अध्ययन करने के लिए दो समूह था, इतिहास को अध्ययन करने वाला दो समूह था, कौन कौन, एक पुरातात्विक समूह था और एक था इतिहासकारों का समूह। तो जो पुरातात्विद थे ये किस तरह से जो है इतिहास अतीत को खोजे थे, तो पत्थर, ईंट, चित्र, मूर्तियों से बने भवन, अवशेषों का अध्ययन करके ये अतीत का पता लगाते थे, कौन, तो पुरातात्विद। और इतिहासकार कैसे पता लगाते थे, ये दूसरा समूह वे लोग थे जिन्होंने अतीत का अध्ययन किया, शिलालेख, मुहरों, लिपियों में मिली जुली जानकारी का इस्तेमाल करके लिपियों को देखा, मिलाया, पढ़ने की कोशिश किए, शिलालेख पे लिखे हुए जो है जानकारी को पढ़ें, मुहरों पे लिखे हुए जानकारी को पढ़ें। इतिहासकार इस तरह से पढ़ करके अतीत के बारे में जो है जानकारी इकट्ठा की है। वही पुरातात्विद जो पत्थर थे, ईंट, चित्र, मूर्ति, बने भवन के अवशेषों से पता लगाते थे कि अतीत में क्या और कैसे हो। मतलब एक पुरातात्विद था जो चित्रों के द्वारा भावनात्मक तरीके से पता लगाता था और एक इतिहासकार थे जो पूरे लिखित विवरण के आधार पर इतिहास अतीत को पता करते थे। ठीक है, तो ये हमारा जो चैप्टर था कब, कहाँ और कैसे, जो है हमारा फर्स्ट एनसीईआरटी का चैप्टर कंप्लीट हुआ। आप लोग इसको ज़रूर देखें। हम लोग नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं नेक्स्ट टॉपिक के एनसीईआरटी के टॉपिक के साथ। थैंक्स फॉर वॉचिंग।